हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड टाइम के टॉपिक को। हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस किया था और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो परसेंटेजेस हैं, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, वो हेल्पफुल होता है काफ़ी ज़्यादा जब आप कुछ क्वेश्चंस में आपको मिल जाता है इस तरह के, जहाँ पर आपको परसेंटेज से किसी चीज़ को या कोई परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, वहाँ पर आप परसेंटेज की जगह वो फ्रैक्शन फिट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसको बस एक बेसिक लेवल पे ही रखना है। तो सिमिलरली वर्क एंड टाइम में भी है। अब देखिए, वर्क एंड टाइम ऐसा टॉपिक है, ये कोई सी भी आप इंजीनियरिंग की एग्जाम ले लीजिए या कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, वर्क एंड टाइम में से हमेशा क्वेश्चन आता है एंड दैट अप्लाइज टू RRB JEE एज वेल एंड ऑल अदर JEE एग्जाम्स एज वेल। खास बात क्या है कि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो अलग अलग होता है। जेई का जो लेवल है उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। गेट की एग्जाम में अच्छे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल बैंकिंग का देंगे तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डिफिकल्ट लेवल के हो जाते हैं। SSC CGL देंगे तो उसमें भी अच्छे मिल जाते हैं, उसमें भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होते बट मिल जाते हैं थोड़े बहुत कभी कभी क्वेश्चंस। तो बेसिकली फंडा क्या है कि हमें वर्क एंड टाइम में, अब आप अगर कोई बुक से पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल गेट की बुक लेके आप जेई के लिए वर्क एंड टाइम पढ़ना शुरू करेंगे, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल। ओके, और कोई जनरल बुक लेके पढ़ेंगे तो भी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बट अपने को क्या करना है, अपने को स्पेसिफिकली 2 कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं इसमें जो कि जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने को सिर्फ उन्हीं 2 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है ताकि अपन कम समय में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ओके, सो देखिए वर्क एंड टाइम अब क्या टॉपिक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो वर्क एंड टाइम में हमें 2 चीज़ों के बारे में समझना है कि कोई अगर एक काम हो रहा है, अभी समझते हैं काम क्या होता है। जो काम हो रहा है वो काम से रिलेटेड पैरामीटर्स क्या क्या हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर और द वर्किंग कंडीशन और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आर द बेसिक फिजिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन केस व्हेन अ वर्क इज डन। अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हम देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे वर्क में एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वॉल्व होती है, दैट इज मैन पावर। ओके, मैन पावर, कि कितने लोग किसी काम को कर रहे हैं। ओके, अपन क्या करते हैं, अपन कोई भी एक सिंपल सा काम सोचते हैं। देखिए, काम का क्या मतलब होगा, वर्क मतलब क्या। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा है वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट हमें उसमें नहीं जाना। हमें एक फिजिकल लेवल पे वर्क को समझना है, हमें इसमें वेक्टर्स या फिर कोई कैलकुलेशंस वाला पार्ट नहीं जाना। तो वर्क मतलब क्या कि कोई भी एक एक्शन परफॉर्म किया आपने, ओके, कुछ इनपुट दिया और उस इनपुट से कुछ एक आउटपुट निकल के आया। जो एक्शन परफॉर्म किया उससे कुछ एक आउटपुट निकल के आया, तो वो जो आउटपुट है दैट इज बेसिकली वर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ खेत में हल चलाना, तो क्या ये एक वर्क होएगा? हाँ बिल्कुल, खेत में हल चलाना ये एक वर्क है। ओके, सिमिलरली क्या मैं कहूँ रोड बनाना भी एक वर्क है? हाँ बिल्कुल, ये एक वर्क है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ये भी वर्क है? हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वर्क है। आप पढ़ रहे हैं, ये वर्क है। ओके, कैसे मेजर करेंगे वो एक अलग एस्पेक्ट है। अभी अपन समझते हैं कि वर्क क्या चीज़ है बेसिकली। ओके, फॉर एग्जाम्पल दीवार बनाना, क्या ये भी वर्क होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्या दीवार पे पेंट करना भी वर्क होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये सभी क्या है, ये अलग अलग प्रकार के वर्क हैं। अपन सिंपल सा एक वर्क अज्यूम करते हैं लड्डू बनाने का। ओके, लड्डू बनाना, मैं कहता हूँ लेट सपोज 8 लोग 10 दिन में 100 लड्डू बना देते हैं। लेट सपोज, ओके, 8 लोग क्या करते हैं, 10 दिन में 100 लड्डू बना देते हैं। अब अगर 8 की जगह पे आप सोचिए, मैं 8 की जगह पे लेट सपोज 16 लगा दूं, मतलब डबल लोग लगा दूं, ठीक है ना। पहले 8 लोग लड्डू बना रहे थे, अब मैंने 16 लोग लगा दिए, तो आपको क्या लगता है, वर्क बढ़ेगा या फिर कम होएगा? ऑब्वियस सी बात है, वर्क इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मतलब जैसे जैसे मैं मैन पावर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वर्क डन भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ए नाम का एक पर्सन है, वो एक दिन में 5 लड्डू बनाता है। ओके, ए नाम का एक व्यक्ति एक दिन में 5 लड्डू बनाता है। अब मैंने क्या करा, ए जैसा है एक और व्यक्ति साथ में लगा दिया जो भी 5 लड्डू बनाता है। तब आप सोचिए दोनों ए मिलके कितने लड्डू बना देंगे? 10 बना देंगे। एक और लगा दिया तो 15 बना देंगे, एक और लगा दिया तो 20 बना देंगे, एंड सो ऑन। एज आई इंक्रीज दिस मैन पावर, जितना ज़्यादा मैं मैन पावर को बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा वर्क भी बढ़ता चला जाएगा। सो आई विल सिंपली से कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन पावर। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में है मैन पावर के। ओके, तो पहला हमारा पैरामीटर हो गया मैन पावर, जो कि वर्क को इफेक्ट करेगा। ठीक है,
दूसरा पैरामीटर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब एफिशिएंसी, क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता। ओके, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप बहुत पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल लेट सपोज आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हो सकता है आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर दें, कोई दूसरा पर्सन 1 घंटे में 200 ही करे, ओके 200 कर दे, या हो सकता है कोई तीसरा पर्सन 1 घंटे में 1 ही क्वेश्चन कर पाए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सभी 1-1 घंटा दे रहे हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी इन्वॉल्व है, ओके, जो क्षमता है काम करने की, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो सबकी अलग अलग है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो वर्क आप कर रहे हैं उसमें ये तो इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग हैं, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक खेत में लेट सपोज 10 किसान लगे हैं जो कि हल चलाते हैं। ओके, दूसरे खेत में भी 10 किसान लगे जो कि हल चलाते हैं, लेकिन जिस खेत में किसान जो है ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे वहाँ पे वो काम फास्ट होएगा। ओके, और उतने ही गिवन टाइम में वो ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, जिसको अपन प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं एक तरह से, कि प्रोडक्टिविटी हाई होती है, किसी की प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है, दैट इज बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क की, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, एफिशिएंसी जो भी आप बोल सकें। अब आप खुद ही सोचिए, क्या रेट बढ़ाने से वर्क डन बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। आप ऐसा सोचिए, ये ए नाम का एक पर्सन था, ये एक दिन में 5 लड्डू बनाता था। ओके, 5 लड्डू पर डे बनाता था, तो ये 10 दिन में कितने बना देगा? ये 50 लड्डू बना देगा। अब अगर मैं इसी ए को ये कहूँ कि अब 5 की जगह तू 10 लड्डू पर डे बना, तो ये 10 दिन में कितने बना देगा? ये 100 लड्डू बना देगा। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि अब तू एक दिन में 15 बना, तो 10 दिन में कितने बना देगा? ये 150 बना देगा। मतलब जैसे जैसे मैं ए का पर डे का वर्क बढ़ाता जाऊं, मैं इसकी रेट बढ़ाता जाऊं, मैं इसकी एफिशिएंसी बढ़ाता जाऊं, तो मेरा वर्क डन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। सो आई कैन से वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, जितना फास्ट, जितनी क्षमता से काम किया जाएगा, उतना ज्यादा वर्क होगा इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। ओके, ये दूसरा पैरामीटर हुआ। तीसरा पैरामीटर एज यूजुअल इट हैज टू बी द टाइम इन्वॉल्व्ड। ओके, भले ही आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप 5 ही मिनट पढ़ाई करते हो, तो वैसी बात है कि आपका कोई बहुत ज़्यादा काम होएगा नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, वर्क डन हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए रेट के साथ साथ क्षमता बहुत अच्छी है, आप बहुत सारे लोग भी लगे हुए हो पढ़ने, लेकिन अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो वैसी बातें कैसे पॉसिबल होगी? तो इट मीन्स कि मैन पावर रेट के साथ टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा सोचिए, अगर ए एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, तो 2 दिन में 10 बना देगा, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में 25 एंड सो ऑन ही करता जाएगा। सो इट मीन्स जैसे जैसे मैं ए को गिवन टाइम बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे वर्क डन भी बढ़ेगा। सो आई कैन से दैट वर्क डन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम इन्वॉल्व। कितना समय लग रहा है उस काम को करने के लिए, वह भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, सो ये आ गया मैन पावर, रेट और टाइम। तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स हो गए कि वर्क डन प्रोपोर्शनल किस किस के हैं, एक तो मैन पावर, दूसरा रेट और तीसरा टाइम। तो अल्टीमेटली इन तीनों इक्वेशंस को क्लब करके हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू मैन पावर इनटू रेट इनटू टाइम। दिस इज द कंडीशन दैट वी कैन हैव। ओके, सो दिस इज अवर कंडीशन। इसको अपन बोलेंगे यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वर्क डन। ओके, और इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो मैं इसको लिख देता हूँ W इज इक्वल्स टू K टाइम्स मैन पावर इंटू रेट इंटू टाइम, और फिर सिंप्लीफाई करके मैन पावर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन वर्क डन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बताती है? ये बताती है कि किसी भी एक तरह के काम के लिए मैन पावर रेट टाइम का प्रोडक्ट और वर्क डन का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, किसी भी एक तरह के काम के लिए मैन पावर रेट टाइम जो उसमें इन्वॉल्व है उस काम में, उन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना वर्क हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए, वर्क को इस मतलब मैन पावर रेट टाइम के प्रोडक्ट को वर्क से डिवाइड कर दीजिए, तो जो रेशो आएगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए M1 लोग R1 की रेट से T1 डेज में W1 लड्डू बनाते हैं। ओके, M1 लोग R1 की रेट से T1 डेज में W1 लड्डू बनाते हैं, और दूसरी किसी जगह पे M2 लोग
R2 की रेट से T2 डेज में W2 लड्डू बनाते हैं विथ सेम एफिशिएंसी, विथ सेम सॉरी नॉट एफिशिएंसी, विथ सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस, विथ सेम सराउंडिंग कंडीशंस और फिजिकल कंडीशंस। जैसे कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा मशीन नहीं है, बस वो जिस तरह से ये बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से, एग्जैक्टली उसी तरह से ये काम चल रहा है। ओके, तो अगर M1 लोग R1 की रेट से T1 डेज में W1 करेंगे और M2 लोग R2 की रेट से T2 डेज में W2 करेंगे, तो इन तीनों का प्रोडक्ट अपॉन W इज इक्वल्स टू इन तीनों का प्रोडक्ट अपॉन W दिखाई देगा। सिमिलरली अगर M3 लोग R3 की रेट से T3 डेज में W3 वर्क करेंगे, तो इन तीनों का भी रेशो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो ये जो कंडीशन आई है ये हमारे काम की कंडीशन है। ओके, हमने क्या कहा कि किसी भी एक तरह के काम के लिए मैन पावर, रेट, टाइम और वर्क डन का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। सो इसका मतलब अगर M1 लोग R1 की रेट से T1 डेज में W1 रोड बनाएंगे और सिमिलर कंडीशंस में ही M2 लोग R2 की रेट से T2 डेज में W2 रोड बनाएंगे, तो भी ये बैलेंस्ड आपको इक्वेशन दिखाई देगी। ओके, अब आप कैसे पहचानेंगे मैन पावर को? कैसे पहचानेंगे मैन पावर की यूनिट क्या होगी? तो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ 4 चीज़ों को पहचानना है कि मैन पावर कितना दिया है, रेट कितना है, टाइम कितना है और वर्क डन कितना है। तो मैन पावर को कैसे पहचानेंगे? मैन पावर होगा नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ वुमेन। ओके, और इस तरह से कोई सा भी यूनिट हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकता है। ओके, तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स बोल लीजिए, ओके, नंबर ऑफ फार्मर्स बोल लीजिए, नंबर ऑफ पेंटर्स, नंबर ऑफ लेट्स सपोज इंजीनियर्स, कोई सी भी चीज़, नंबर ऑफ टाइपिस्ट, कोई सा भी ऐसी क्वांटिटी आएगी वो क्या होगा, हमारा मैन पावर होगा। रेट की बात करें तो रेट आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में आवर्स पर डे में ही मिलेगी। ओके, क्योंकि रेट हम जनरली नापते हैं आवर्स पर डे में। जैसे आप सोचिए कोई कंपनी है, लेट सपोज कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो सभी की रेट कितनी है, सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक। ओके, सो इस तरह से ये 9 आवर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सो 9 आवर्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब आवर्स पर डे, मतलब पर डे कितना काम हो रहा है, 9 आवर्स पर डे काम हो रहा है। अब आप सोचिए एक कंपनी में 1000 लोग हैं, सबका ऑफिस टाइमिंग्स है सुबह 9 से शाम के 6 तक। अब अगर मैं उनका ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 से रात के 9 तक कर दूं, ओके, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि उसमें काम जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब पर डे जो काम वो कंपनी कर रही होगी वो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इन द सिमिलर मैनर हम कहेंगे कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू रेट, और रेट की यूनिट क्या है, आवर्स पर डे, कितने आवर्स डिवोट किए हर एक दिन में, इसको हम बोलेंगे रेट। ओके, टाइम की बात करें तो टाइम आपको मिल सकता है डेज में, ओके, कि कितने डेज में काम हुआ, मिनट्स में मिल सकता है, आवर्स में मिल सकता है, वीक्स में, ईयर्स में, मंथ्स में, किसी में भी हो सकता है। ओके, फिर बात करते हैं वर्क की। अब वर्क की यूनिट क्या होगी? तो देखिए वर्क की कोई फिक्स यूनिट नहीं है, ये जूल्स वाली यूनिट नहीं है, यहाँ पे वर्क की यूनिट डिपेंड करेगी टाइप ऑफ वर्क पे। आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप लेट सपोज झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने वाले वर्क को मैं कैसे नापूंगा कि आपने झाड़ू कितनी लगाई, ये मैं कैसे नापूंगा? तो मैं कहूँगा कि कितने एरिया में झाड़ू लगी है, ओके, दैट विल बी माई मेजरमेंट। सो झाड़ू लगाने वाले वर्क में क्या होगा, आपका जो यूनिट होगा मेजरमेंट का वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर, जो भी एरिया का यूनिट होगा। ओके, लेट सपोज दीवार बना रहे हैं, तो दीवार बनाने में यूनिट क्या होगा, दीवार बनाने को हम कैसे नापेंगे, ऑब्वियसली बात है कितनी हाइट की दीवार बनेगी, दैट इज द यूनिट। ओके, सो मीटर्स, इंचेस, फीट्स, जो भी आप यूनिट कंसिडर करें। सिमिलरली लेट सपोज रोड बना रहे हैं, तो रोड बनाने में लेंथ ऑफ रोड कंसिडर होगी। ओके, तो लेंथ ऑफ रोड किलोमीटर्स में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। सो डिपेंडिंग ऑन द वर्क, टाइप ऑफ वर्क, बेसिकली यहाँ पे वर्क डन की यूनिट चेंज होगी। लेट सपोज टाइपिस्ट है, वो टाइपिंग कर रहा है, तो टाइपिंग हम कैसे नापेंगे, कितनी टाइपिंग करी उसने, या तो आप नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उसने टाइप किए, या फिर नंबर ऑफ पेजेस में गिन लेंगे कितने नंबर ऑफ पेजेस उसने टाइप कर दिए। ओके, लेट सपोज दीवार पे कोई पेंट कर रहा है, तो कोई पेंट जो हो रहा है उसको हम कैसे नापेंगे कि कितने एरिया में अल्टीमेटली पेंट हुआ। ओके, आप लेट सपोज पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्जाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क है मैं कैसे नापूंगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे। Okay, so in this way we can calculate the work in different cases which will have different units obviously. Okay, so यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि वर्क की कोई फिक्स यूनिट नहीं है, मैन पावर की यूनिट्स फिक्स्ड हैं, उन्हीं में से ही कोई ना कोई यूनिट मिल जाती है। रेट की आवर्स पर डे होती है, टाइम की हमेशा डेज, वीक्स या ईयर्स में मिल जाएगी। ओके, मिनट्स में। तो इस मदद से, इस पर्टिकुलर कंडीशन की मदद से हमने ये कंडीशन डेवलप कर ली और यही कंडीशन हमारे काम की है। ओके, सो इसे नोट करिए, फिर अपन क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है।
ओके, सो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन कहता है अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days. ओके, इफ देयर वर 8 men more, the work could be finished in 10 days less. How many men were originally there? ओके, सो यहाँ पे देखिए कंडीशन, दो कंडीशन दी है। एक कंडीशन दी है कि कुछ लोगों ने किसी काम को 60 दिन में करा। दूसरी कंडीशन दी है कि अगर उसी काम में 8 लोग और इन्वॉल्व होते तो वही काम जो उन्होंने 60 दिन में करा था वही का वही काम आपका 10 दिन कम में खत्म हो जाता, मतलब 50 दिन में ही खत्म हो जाता। तो हमें क्या देखता है यहाँ पे कि दो कंडीशंस में, दो कंडीशन कैसी होगी, इस तरह से होगी जहाँ पे मैन पावर रेट टाइम वर्क डन, मैन पावर रेट टाइम वर्क डन होगा। तो हम यहाँ से इन सभी क्वांटिटीज को डिटरमाइन करते हैं। देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले M1 R1 T1 W1 M2 R2 T2 W2, इन सभी की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो क्या है, जस्ट वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी रहेगी और वैल्यूज फीड करेंगे, आप इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, देखिए उसने क्या बोला, कुछ लोग काम कर रहे थे, मतलब ये तो हमें निकालना है कितने लोग काम कर रहे थे, तो हम मान लेते हैं X लोग काम कर रहे थे। ओके, और उन्होंने क्या करा, 60 डेज में किसी काम को खत्म किया। तो टाइम आपको दिया है कि 60 डेज में काम खत्म किया, कितना खत्म किया नहीं ये नहीं पता, तो उसको हमने मान लिया W। लेट्स सपोज W वर्क उन्होंने किया। फिर उसने बोला इफ देयर वर 8 men मोर, मतलब जो X थे अब उसकी जगह पे X + 8 लोग अगर काम करेंगे तो यही काम 10 दिन कम में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो टाइम लगेगा यहाँ पे वो 50 दिन का ही लगेगा। और काम कौन सा रहेगा, यही काम जो W यहाँ पे था वो यहाँ पे था। अब हमारे पास बचे क्या, R1 और R2, दो रेट्स बची। तो इनको हम क्या करें, क्या हमें रेट गिवन है यहाँ पे, क्या हमें ऐसा कुछ दिया है पर डे कितने आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब जिस क्वेश्चन में आपको रेट गिवन ना हो वहाँ पे आप इसे R ही अज्यूम कर लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों करा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल सोचिए। एक कंपनी में लेट सपोज 1000 लोग हैं, उन सभी का टाइमिंग क्या है, सुबह 9 से शाम के 6 तक। अब उसी कंपनी में मान लीजिए 2000 लोग हो जाएंगे, तो क्या सबका टाइमिंग कम हो जाएगा क्या, नहीं, जो ऑफिस आवर्स है वो तो वही 9 से 6 ही रहने वाले। तो इसका मतलब हमें भी यहाँ पे क्या मानना है कि जो ये X लोगों ने काम किया, लेट सपोज ये 6 घंटे पर डे काम कर रहे थे, तो जब 8 लोग बढ़ेंगे तो इनका जो पर डे का वर्क है, आवर्स पर डे जो डिवोट कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा, वो तो उतना का उतना ही है। ये लोग पहले 6 घंटे करते थे, तो जब 8 लोग एक्स्ट्रा आ गए तब भी ये लोग काम तो पर डे 6 घंटे ही कर रहे हैं। बस फर्क क्या हुआ कि जो 60 दिन लग रहे थे वो 50 दिन में काम खत्म हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेट को हम मान लेंगे R एंड R। तो अब हमारे पास देखिए M1 R1 T1 W1 आ गया, M2 R2 T2 W2 आ गया। और W1 W2 क्या है, W ही है, बिकॉज जितना काम इन्होंने किया उतना ही काम ये लोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने दोनों का वर्क डन क्या करा, इक्वेट, दोनों का वर्क डन WW अज्यूम कर लिया। तो अब आप इसको यहाँ पे फीड कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ X। तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए कमेंट्स में आपका क्या आंसर आता है, कितना नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली काम करते हुए दिखते हैं और कितने नंबर ऑफ मैन आफ्टर दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन बनी है 8 लोगों के एक्स्ट्रा होने के बाद। ओके, तो ये कंडीशन के बाद कितने लोग काम करेंगे, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो बेसिकली क्या था कि जब ग्रुप में काम कर रहे थे, कुछ X लोग एक साथ काम कर रहे थे, कुछ 8 लोग और जोड़ दिए। अब हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं और हम मूव करते हैं वर्क डन बाय इंडिविजुअल पर्सन, कि हर अगर मान लीजिए एक पर्सन काम करे तब क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, A can reap a field in 8 days, B can reap the same field in 12 days। तो A किसी फील्ड को पूरी तरह से जोत देगा इन 8 दिन में, और B जो है वो क्या करेगा, वो 12 दिन में उसमें हल चला देगा पूरी तरह से। ओके, तो इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन रीप द फील्ड। ओके, मतलब ये पूछा जा रहा है कि अगर A अकेला काम करता है तो 8 दिन में कर देगा, B अकेला करता है तो 12 दिन में कर देगा, लेकिन दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको समझने की चीज़ है, देखिए ये फ्रैक्शन से सॉल्व तो हो ही जाता है, आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व होना है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं कहता हूँ A नाम का पर्सन एक दिन में 5 वर्क करता है, ओके, 5 लड्डू बनाता है लेट सपोज, B नाम का पर्सन एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, तो ज़रा इमेजिन कीजिए A और B मिलके एक दिन में कितने लड्डू बना देंगे। हम देखते हैं A और B मिलके एक दिन में टोटल 9 लड्डू बना देंगे। मतलब क्या होगा, जब 2 पर्सन साथ में काम करेंगे तो उनकी रेट्स
ऐड हो जाएंगी। ओके, क्या होगा जब दो पर्सन साथ में काम करेंगे तो उनकी रेट्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या दिखता है हमें कि ए 8 दिन में पूरा काम करता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए मैन पावर, रेट, टाइम और वर्क डन। हमने क्या करा, हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं, मैन पावर, रेट, टाइम और वर्क डन। हमने उनको एक ऐसा टेबुलर फॉर्म, इस तरह के फॉर्म में ना लिख के, इक्वेशन फॉर्म में ना लिख के, ऐसा एक वर्टिकल लाइन में लिख दिया, ए, एम, आर, टी और डब्ल्यू। मैन पावर मतलब ए का नाम, तो ए का नाम क्या हुआ, यहाँ पे हमने ए लिख दिया। ए क्या करता है, ए 8 दिन में किसी काम को खत्म करता है। ओके, ए 8 दिन में किसी काम को खत्म करता है। और बी क्या करता है, तो बी के लिए एक अलग कॉलम बना दिया हमने, और बी के लिए यहाँ पे लिख दिया कि बी अकेला किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। ओके, तो एक कॉलम हमने क्यों बनाया, बेसिकली क्योंकि हमारे पास 2 पर्सन है, ए और बी। ए का काम अलग तरह से चल रहा है, बी का काम अलग तरह से चल रहा है, उनकी रेट्स अलग है, उनका काम करने का तरीका सब कुछ अलग है। तो इसलिए एक कॉलम हमने ए के लिए बना दिया और एक कॉलम हमने बी के लिए बना दिया। ए के लिए हमें कहा गया कि ए 8 दिन में किसी काम को करता है और बी 12 दिन में किसी काम को करता है। ओके, किस काम को करता है, कैसे करता है, दैट डजंट मैटर। ओके, तो हम क्या देखते हैं, देखिए अगर ए 8 दिन में किसी काम को कर रहा है, अब वो काम क्या हो सकता है, हम मान लेते हैं कि वो एक लड्डू बनाता है, काम जो है वर्क इज 1, एक लड्डू बनाता है। तो अगर ए 8 दिन में एक लड्डू बनाएगा तो आप सोचो पर डे कितना लड्डू बना रहा होगा, तो पर डे ये बना रहा होगा 1/8। सिमिलरली बी 12 दिन में अगर एक लड्डू बनाता है, 12 दिन में, ओके, तो अगर बी 12 दिन में एक लड्डू बनाएगा तो पर डे कितना लड्डू बना देगा, 1/12। अब आप सोचिए अगर ए और बी दोनों साथ में काम करने लग जाएं, तो मैंने एक कॉलम और बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया ए और बी, मतलब ए प्लस बी। अब ए प्लस बी साथ में अगर काम करेंगे तो उस समय क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, 5 बनाता था, ये 4 बनाता था, दोनों मिलके करे तो 9 बन गए। मतलब यहाँ पर जो दोनों की रेट है 1/8 और 1/12 ये ऐड अप हो जाएगी। ओके, ये बेसिकली ऐड हो जाएंगी और टोटल रेट आ जाएगी 1/8 प्लस 1/12। अब दोनों मिलके इतना लड्डू बनाने लग जाएंगे। लेकिन हमें क्या दिखता है कि यहाँ पर अगर हमने रेट को 1/12 और 1/8 लिया तो ये फ्रैक्शन काफ़ी बड़ा है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे फ्रैक्शंस अनफ्रेंडली होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था। तो ये फ्रैक्शंस क्यों आ रहे हैं, ये फ्रैक्शंस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने वर्क को 1 लिया है। क्या आप वर्क को 1 ही लेंगे, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई और वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, 100, 1000, 10,000, लाख, जो पसंद है वो वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वर्क को ऐसा कुछ लेना चाहते हैं जिससे कि ये वाला टर्म फ्रैक्शन ना रहे, ये वाला टर्म भी फ्रैक्शन ना रहे। तो ऐसा क्या वैल्यू सोच सकते हैं, तो हमें क्या दिखता है, ऐसा वैल्यू जो कि यहाँ पर इस फ्रैक्शन को हटा देगा, इस फ्रैक्शन को हटा देगा, वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली होगा LCM ऑफ 8 and 12। ओके, LCM ऑफ 8 and 12। क्यों, क्योंकि मुझे एक ऐसा वर्क चाहिए जो कि 8 से भी डिविजिबल हो जाए और 12 से भी डिविजिबल हो जाए ताकि मेरा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क को जो 1 लिया था उस 1 को हटा देते हैं और इन रेट्स को भी हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो अब बताइए 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, सोचिए जरा कितना होगा, ये आता है 24। ओके, हमने सीखा है एलसीएम का कैलकुलेशन। तो 24 एलसीएम है, मतलब मैंने ए का वर्क ले लिया 24, बी का भी वर्क ले लिया 24। तो अब देखिए ए 8 दिन में अगर 24 लड्डू बनाएगा तो पर डे 24/8 3 लड्डू बना देगा। बी अगर 12 दिन में 24 लड्डू बनाता है तो पर डे 24/12 2 लड्डू पर डे बना देगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी जब साथ में काम करेंगे तो दोनों मिलके 5 लड्डू बनाने लग जाएंगे। और जब दोनों मिलके 5 लड्डू बना रहे हैं तो 24 लड्डू बनाने में इनको टाइम कितना लगेगा। ओके, थिंक अबाउट इट, 24 लड्डू बनाने में इनको टाइम कितना लगेगा। टाइम रिक्वायर्ड विल बी 24/5, दैट इज 4.8 डेज। ओके, तो टोटल 4.8 डेज का समय इनको लगेगा अगर साथ में मिलके लड्डू बनाते हैं तो, या साथ में मिलके जो भी काम गिवन है वो कंप्लीट करते हैं तो। ओके, फील्ड में हल चलाते हैं, जो भी काम है। ओके, सो प्रोसेस क्या रही यहाँ पे, प्रोसेस ये रही कि वर्क को हमने 1 नहीं लिया, वर्क को हमने ऐसा कुछ अज्यूम करा ताकि हमारा जो रेट्स है ये फ्रैक्शंस ना आए, ये एक इंटीजर फॉर्म में आ जाए। और इंटीजर फॉर्म में आने से हमें फायदा क्या मिला कि हमारा ए प्लस बी का जो रेट है वो
एक सिंपल इंटीजर आ गया, तो इंटीजर आ गया तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल। इसे नोट कीजिए, अपन और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर वर्क डन बाय इंडिविजुअल है, बट इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है। देखिए, A can do a piece of work in 25 days and B can finish it in 20 days. They work together for 5 days and then A goes away. In how many days will B finish the work? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला कि A अकेला करता है तो 25 दिन में कर देगा, B अकेला करता है तो 20 दिन में कर देगा। जब दोनों ने साथ में शुरू किया तो पूरा काम खत्म नहीं करा, 5 दिन करते रहे, फिर A छोड़ के चला गया। तो अब बचा हुआ काम तो बी को करना है। ओके, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अकेले करते तो आप 25 दिन में कर देते, आपका फ्रेंड करता तो 20 दिन में कर देता। फिर आप दोनों ने मिलके शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद आपको नहीं जमा तो आपने छोड़ दिया। नाउ रिमेनिंग प्रोजेक्ट जो है वो आपका फ्रेंड कितने दिन में खत्म कर देगा। तो सिमिलरली सिचुएशन ये वही की वही है। तो यहाँ पर किस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जब भी ऐसा वर्क डन बाय इंडिविजुअल्स आए तो आप एक ऐसा टेबल बना लीजिए, मैन पावर, रेट, टाइम और वर्क डन का। क्यों बना लीजिए? बिकॉज हमने क्या कहा, वर्क एंड टाइम चैप्टर में यही 4 पैरामीटर्स होते हैं, हर क्वेश्चन में यही 4 पैरामीटर्स चलेंगे। तो ये मैन पावर, रेट, टाइम और वर्क डन का हमने ऐसा टेबल बना दिया। सबसे पहले हमें बोला है कि ए नाम का पर्सन 25 दिन में काम करता है अगर अकेला करे तो, फिर बी नाम का पर्सन 20 दिन में करता है अगर अकेला करे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका रेट डिटरमाइन करते हैं कि किस रेट से आखिर ये लोग काम करते हैं। तो अगर ए 25 दिन में किसी काम को कर देता है और बी 20 दिन में कर देता है, तो सोचिए मैं क्या ले सकता हूँ, वर्क डन को। मैं वर्क डन को क्या अज्यूम करूँ, मैं लूँगा एलसीएम ऑफ 25 एंड 20। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम सीधा सीधा। तो 25 और 20 का एलसीएम आप निकालेंगे, ये आ जाएगा 100। ओके, 100। सो इट मीन्स आई शुड टेक वर्क एज 100। तो अगर मैंने वर्क को 100 लिया, तो अब देखिए ए अगर 25 दिन में 100 वर्क करता है, मतलब 100 लड्डू बनाता है, तो पर डे कितना बना रहा होगा, 4। बी अगर 20 दिन में 100 लड्डू बनाता है तो पर डे कितना बना रहा होगा, 5। ओके, सो व्हाट वी कैन सी कि अगर ए प्लस बी काम करें, ए और बी मिलके काम करें, ए और बी साथ में करें, तो ये 4 की रेट से करेगा, ये 5 की रेट से, तो टोटल मिलके बन जाएंगे 9 लड्डू पर डे। फिर क्या बोला उसने, अब ये 9 की रेट से इन्होंने पूरा काम नहीं करा, उसने क्या बोला, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ओके, मतलब जब दोनों ने साथ में काम शुरू किया तो सिर्फ 5 ही दिन काम किया। इसका मतलब ये 9 की रेट से सिर्फ 5 ही दिन काम करा और उसके बाद ये चला गया। अब 9 की रेट से अगर 5 दिन काम कर रहे हैं तो कितना वर्क कर लेंगे, 9 × 5 इज 45 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 45 वर्क। अब 45 वर्क के बाद बचा कितना, तो देखिए उनको बनाना कितना था, 100 लड्डू बनाने थे, 45 तो मिलके बना लिए। अब कौन बचा जो काम करेगा, अब बी काम करेगा। क्या ए के जाने से बी के रेट पे कोई फर्क आएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ए चला गया तो बी और ज़्यादा काम करने लगेगा या कम करने लगेगा, कम काम करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा क्या रहेगा, बी का जो रेट यहाँ पे है वही का वही रेट रहेगा। बी अपनी ही क्षमता से काम कर सकता है। ओके, ना वो बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। तो बी को अब बनाना कितना है, काम कितना करना है, 100 वर्क करना था, 45 हो चुका है, तो बचा कितना, 100 - 45 दैट इज 55 वर्क बचा है। तो अब आप सोचिए बी 5 की रेट से 55 वर्क कितने दिन में कर देगा, 55/5 दैट इज 11 डेज। ओके, 11 दिनों में बी काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। ओके, इफ बी वर्क फॉर 11 days he will complete the remaining work। जो भी टास्क बचा था उसको सबको खत्म कर देगा। ओके, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए अभी हमने क्या देखा, दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखे। एक वर्क डन बाय इंडिविजुअल में एक सिंपल था जहाँ पे दोनों मिलके पूरा काम करते हैं, दूसरा कंडीशन वहाँ पे जहाँ पर शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद एक व्यक्ति चला जाता है तो सेकंड पर्सन ही काम करता है। तीसरा केस आता है जब इसमें रुपीज़ अमाउंट इन्वॉल्व हो, तो अमाउंट के केस में किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है ए कैन डू अ जॉब इन 12 days वाइल बी कैन डू इन 15 days। ओके, तो कोई काम है जो कि ए अकेला करेगा तो 12 दिन में कर देगा और बी करेगा अकेला तो 15 दिन में कर देगा। दे अंडरटेक टू कंप्लीट द जॉब फॉर ₹5400, मतलब 5400 रुपीज़ में वो दोनों इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए काम ले लेते हैं। ओके, मतलब क्या हुआ कि टुगेदर, मतलब दोनों मिल के जॉब ले लेते हैं और 5400 रुपये टोटल मिलते हैं इनको।
नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ईच पर्सन, मतलब दोनों ही व्यक्तियों का, दोनों ही पर्सन का शेयर कितना कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि दोनों का शेयर इक्वल होगा 2700 क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। ऐसा इसीलिए नहीं बोल सकता बिकॉज ए और बी अलग अलग समय लेते हैं काम करने के लिए, और अलग अलग समय लेने की वजह से दोनों की एफिशिएंसी अलग है, रेट अलग है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो देखिए मैन पावर, रेट, टाइम और ये वर्क डन, ये हमारे 4 पैरामीटर हो गए। ए के लिए क्या बोला उसने कि ए करेगा किसी काम को 12 दिन में और बी करेगा उसी काम को 15 दिन में। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं वर्क कितना ले सकते हैं। तो वर्क हम ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? और अगर मान लीजिए एलसीएम नहीं भी निकल रहा तो ऐसा कोई नंबर सोच लीजिए जो कि 12 और 15 दोनों से डिविजिबल हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब रेशो में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आपका कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, बट उसमें कोई आंसर में आपके बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। अब देखिए 12 और 15 ऐसा कोई नंबर जो 12-15 दोनों से डिविजिबल है, तो एलसीएम तो 60 है। ओके, लेकिन मान लीजिए आपके माइंड में 120 आया तो आप 120 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके माइंड में 180 आ रहा है, 180 ले लीजिए। आपको 600 अच्छा लग रहा है, अब 600 अज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा आपके फाइनल आंसर में। ओके, तो अभी एलसीएम निकाला हमने तो ये 60 आ गया। ओके, 60 एलसीएम आ गया। सो इट मीन्स ए 60 वर्क करता है और बी भी 60 वर्क करता है। अब देखिए ए अगर 12 दिन में 60 वर्क करता है तो पर डे कितना करता है? 5 वर्क, 5 60/12। और बी अगर 15 दिन में 60 वर्क करता है तो पर डे कितना करता है? 60/15, दैट इज 4। ओके, सो दिस इज द वर्क डन बाय ए एंड वर्क डन बाय बी इन अ सिंगल डे। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए दोनों मिलके कर रहे हैं ए प्लस बी, तो 9 की रेट से करेंगे, और 9 की रेट से 60 वर्क को खत्म करने में 60/9 डेज लग जाएंगे। मतलब ये कितना हो गया? 6.66 डेज, 6.66 डेज। ओके, मतलब 6.66 डेज में ये दोनों मिलके पूरे काम को खत्म कर देंगे। ओके, तो अब हमें क्या लगता है कि ए ने कितने दिन लगाए? 6.5 दिन। बी ने कितने दिन लगाए? बी ने भी उतने ही दिन लगाए। तो इसका मतलब तो 5400 रुपये बराबर बराबर बटना चाहिए। ये जो 5400 का अमाउंट है ये बराबर बटना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन बड़ा ही सिंपल है कि ए क्या करता है, ए एक दिन में 5-5 वर्क कर देता है, लेकिन बी एक दिन में 4 ही वर्क कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो सेम रहे, लेकिन ए ने काम ज्यादा किया, बी ने काम कम किया इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, अमाउंट विल बी डिवाइडेड in the ratio of rates। ओके, अमाउंट किस में डिवाइड होगा? रेट्स के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब अगर आप ये नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें रेट मिल गई 5 और 4, तो 5400 रुपीज को आप डिवाइड कर दीजिए 5:4 में। तो कैसा कैसा अमाउंट होगा देखिए, A/B का रेशियो कितना है? 5:4। तो ए का शेयर कितना है? 5/9 ऑफ 5400, और बी का शेयर कितना है? 4/9 ऑफ 5400। तो 9×6 = 54 होता है, तो 3000 रुपये ए को मिलेंगे और 2400 रुपये बी को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ द अमाउंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन दीज टू पर्सन्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई द अमाउंट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो इसे नोट कर लीजिए।